मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 का क्लास लेके आए हैं फिर से, और इस क्लास में हम लोग व्रज गुणन विधि सीखेंगे। हमने बहुत चैप्टर 3 जो है बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, और हमने तीन विधि वैसे सीखा है। ग्राफीय विधि, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। हमें आशा है कि वो सभी विधि आपको सही तरीके से बनाने आ गया होगा। आज हम लोग सीख रहे हैं, उस विधि का नाम है व्रज गुणन विधि। व्रज गुणन विधि। देखिए, व्रज गुणन विधि का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब इस विधि में तिरछा तिरछी गुना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अलग अलग दो रूल याद रखने होंगे, दो फार्मूले याद रखने होंगे, और उस फार्मूला पर अगर आप बैठा दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको फार्मूला याद रखना होगा। इसलिए हम बताए थे कि अगर कोई एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछ रहा है किस विधि से बनाना है, तो आप डायरेक्टली विलोपन विधि से बनाएंगे, कि उसमें कोई फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी हम सीखेंगे ज़रूर। अगर ऐसा दिया हुआ हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण दिया है, ठीक है, तो समीकरण 1 है। आगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 और फिर a1 और a2। ये ट्रिक है फार्मूला बनाने का। फार्मूला कैसे बनता है इसको, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 और फिर a1 a2, और हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। अब फार्मूला क्या बन जाएगा, सो देखिए, x बराबर बन जाएगा बीच वाला भाग b1 c2, ये बीच वाला भाग हमेशा आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ बीच वाला भाग ले रहे हैं, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस b2 b1 a2 b1, ठीक है। ये x के लिए हुआ। x के लिए जब ले रहे थे तो क्या किए हम लोग, ये लिए b1 c2 b2 c माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। हम लोग y के लिए लेते हैं, ये x के लिए फार्मूला। y के लिए क्या हो जाएगा, इसका ये वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बटा, देखिए हमने क्या किया, नीचे ये वाला भाग लिखा, फिर नीचे यही वाला भाग लिखेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा दो फार्मूला बन गया। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, या फिर बनाने का तरीका सीख लेना है। अब देखिए बनाने का तरीका हम क्या है। ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप का किसमें था, ये ऊपर यानी अंश में, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। ये सेकेंड में, अंश में, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक आया, ये क्या है, दोनों में, फर्स्ट एंड सेकेंड में, हर में। ये आपको लिखना है। ये फार्मूला बनाने का तरीका। आप क्या करना है, हम देखा एक बार और देख लेते हैं। हमने क्या लिखा, b1 c2 माइनस b2 c1 b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 a2 b1, ठीक है। और a1 यहाँ देखिए, इसमें c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 और a2 b1,
ये 2 फार्मूले आपको याद रखने होंगे। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसे क्रॉस किए, तिरछा तिरछी गुना किए, इसी को हम लोग ब्रज गुणन विधि कहते हैं। तो आपको ये करना है और यहाँ से ये करना है। हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आगे, देखते हैं कौन क्वेश्चन है। उदाहरण 16 आ गया ना, पहले उदाहरण 15 से चलाएंगे हम लोग। 15 के पहले उदाहरण 14। उदाहरण 14 देखिए, उदाहरण 14 क्या कह रहा है। उदाहरण 14 कह रहा है, हल करेंगे। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें। हमने क्या किया, 2 टिकट किसके लिए, मल्लेश्वरम के लिए, और 3 टिकट किसके लिए, यशवंतपुर के लिए खरीदा, तो कुल लागत 46 रुपये आ जाता है। अगर हम परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुरम के लिए खरीदें तो कुल लागत 74 रुपये आ जाता है। मतलब इसमें 2 चीज़ कॉमन है, एक यशवंतपुर एक मल्लेश्वरम। तो मान लेते हैं इसके किराया को एक्स और वाई, देखेंगे माना कि मल्लेश्वरम का किराया बराबर एक्स रुपया और यशवंतपुरम का किराया बराबर वाई रुपया, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप जितनी बारीकी से समझना चाहें समझिए, बहुत आसान, एक भी स्टेप कहीं नहीं काटा जाएगा। आप अच्छी तरीके से समझिए। जब एक्सरसाइज बनाए जाएंगे तो आपको पता है कि आपको खुद बनाना होगा, हम हिंट देंगे, तो उस समय आप बना के हमें दिखाते, जल्द टाइम पे नहीं है तो आप जल्दी अच्छा आसानी से एग्जाम्पल समझिए, फिर हमें टाइम पे आप दिखा सकेंगे। अब प्रश्नानुसार पहला बात क्या कह रहा है कि जब 2 टिकट मल्लेश्वरम का खरीदता है, यानी मल्लेश्वरम को क्या माने हैं x, तो 2 टिकट के लिए क्या हो जाएगा 2x, और 3 टिकट यशवंतपुर को क्या माने हैं y, तो 3 टिकट का क्या हो जाएगा 3y। कितना रुपया लग जाता है, तो 46 रुपये लग जाता है, ठीक। हमने इस समीकरण में क्या देखा कि इस साइड 0 रहता है, यही ना। देखिए एक बार और, यहाँ देखिए, यहाँ क्या रहता है 0 रहता है। जो पीछे वाला भाग है, मतलब हमने फार्मूला में देख चुका था पहले कि a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, यानी c जो है बराबर के इस साइड रहता है। तो हम सबसे पहले बराबर के इस साइड कर देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ब्रज गुणन विधि में हमेशा बराबर के इस साइड c को रखेंगे, उसके बाद इधर 0 मान लेंगे, समीकरण बना देंगे। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा में चलते हैं। यदि 3 टिकट मल्लेश्वरम का खरीद लेता है, मल्लेश्वरम का कितना 3 टिकट यानी 3x तो खरीद देंगे, और 5 टिकट यशवंतपुरम का यानी 5y, तो पड़ जाता है उसको कितना 74 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। तो 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0, और समीकरण 2 है 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। देखिए यहाँ एक चीज़ और दिख रहा है, समीकरण में यहाँ प्लस था, तो अगर यहाँ प्लस देंगे तो ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग a1 b1 और c1 लिखेंगे।
देखेंगे ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि से, ठीक है। आपको A1 B1 और C1 निकालना आता होगा, तो A1 बराबर कितना है इसके लिए, देखिए x के साथ जो है A1 बराबर 2, A1 बराबर कितना हो गया 2, B1 बराबर, B1 भी आता है y के साथ जो होता है 3, और C1 बराबर, C1 जिसमें अचर पद होता है, तो C1 कितना है -46, माइनस वाला को -46 लेंगे, ठीक है। A2 बराबर 3, B2 बराबर 5 और C2 बराबर -74। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बटा A1 B2 और A2 B1, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये आप लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। B1 कितना है 3, C2 कितना है तो -74, माइनस B2 कितना है 5, C2 कितना है C1 कितना है तो -46, गुना का चिन्ह होगा, बटा A1 कितना है 2, B2 कितना है 5, माइनस A2 कितना है 3, B1 कितना है 3। अब इसको कैलकुलेट करना है हमको, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ आएगा 4 × 12 भागित में 1, 7 × 21 और 1 22, -222, माइनस 5 6 5 30 के 0 भागित में 3 और 5 20 और 3 23, 223। यहाँ भी होगा माइनस, बटा 5 दूनी 10, -3 × 9, -222 प्लस 230 बटा 10 में 9 घटा देंगे तो 1, जैसे 230 में 222 घटा देंगे तो 8 बचेगा, 8 बटा 1 बराबर 8। इधर क्या चल रहा था हमारा, x चल रहा था, इसलिए x बराबर 8 आंसर। ब्रज गुणन विधि में बैठाने का ज़रूरत नहीं है कि x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 2 में रखने पर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, आंसर मिलेगा, ठीक है। अब हमें y के लिए फार्मूला लगाना होगा, तो y का फार्मूला लगाते हैं। पेज खोज लेते हैं फिर हम लोग y निकालेंगे, लिखेंगे y बराबर, y का फार्मूला क्या होता है C1A2 माइनस C2A1 बटा A1B2 माइनस A2B1, यही होता है। देखिए C1 क्या है, C1 है -46 गुना A2, A2 क्या है, तो A2 हमें दिख रहा है कि 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, C2 कितना है तो C2 -74 है, ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा, ऊपर लिखा होगा। और A1 कितना है, अगर A1 को देखें तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे A1 2, नीचे वाला तो सेम था तो 5 माइनस 3 × 3, 6 × 18 भागित में 1, 4 × 12 और 1 13, माइनस 138 माइनस 4 × 12 भागित में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 × 12 भागित में 1, 7 दूनी 14 और 1 15,
सॉरी 4 दूनी 8 होगा ना, हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 तो 14 148 माइनस 148 बटा 5 दूनी 10 माइनस 3 दिया 9 तो माइनस 138 प्लस 148 बटा 1 तो 10 बटा 1। इधर क्या चल रहा है तो वाई चल रहा है, देखिए इसलिए y बराबर 10 आंसर। तो हमने क्या देखा, x का मान कितना निकल गया था, x बराबर 8 और y बराबर 10। तो आपको ब्रजगुणन विधि आ गया होगा। क्या करना है, इसमें एक फार्मूला है और उस फार्मूले पे बैठा के आपको आंसर निकाल देना है। हमने फार्मूला बनाने के लिए भी सिखाया, आप चाहें तो फार्मूला बना के भी आंसर ला सकते हैं। तो अगर लास्ट में पूछा जाए कि मलेश्वरम का किराया कितना था तो लिख देंगे, इसलिए मलेश्वरम था ना, मलेश्वरम का किराया बराबर x बराबर 8 रुपया। और एक और क्या था, यशवंतपुरम का किराया बराबर y बराबर 10 रुपया। आंसर ठीक है। तो ये हुआ आपका ब्रजगुणन विधि से बनाने का तरीका। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 15। उदाहरण 15 देखते हैं, 15 क्या कह रहा है। उदाहरण 15 कह रहा है कि p के किन मानों के लिए समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ अलग तरीके से बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें a1 b1 b2 a1 जो पहले हम लोग निकाले थे ब्रजगुणन, सॉरी पहले जो हमने सीखा था a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, इस तरह करके निकालेंगे। तो यहाँ देखिए हल करेंगे तो क्या करेंगे, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा p, इसके गुना साथ ये है, और c1 बराबर कितना हो जाएगा 8, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर, इसके पास भी 2 है तो 2, ठीक है। अद्वितीय हल बोल रहा है। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 होता है। बोल रहा है किन मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, किन मानों के लिए अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है ये पहले हमें बोल रहा है, ठीक है। यानी a1 बाय a2 और b1 बाय b2 लिखेंगे जब a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 होंगे तो उसके मान का अद्वितीय हल होगा। यानी इसके छोड़ के जितना भी मान आएगा उस पर बहुत सारे हल होंगे। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं a1 बाई 2, a1 कितना है, यानी a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, ये कितना है b1 कितना है p, और b2 कितना है 2। अगर हम लोग देखें तो डज नॉट इक्वल्स टू की बात कर रहा था, तो 2 और 2 कट गया, नीचे बराबर में है तो ठीक है। यानी p डज नॉट इक्वल्स टू 4, p कितने के बराबर आ गया 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो है p का मान आया। तो p का मान जब 4 आएगा तो इसका मान अद्वितीय हल होगा। इसके सिवा जितने भी मान होंगे वो क्या होंगे, इसके ऊपर हल हमें अलग अलग दिखाई देंगे। तो ऐसा लिख देंगे इसमें
लिखेंगे एक लाइन, अतः 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए समीकरण सत्य है। यानी 4 को छोड़कर जितने भी मान आएंगे उस पे समीकरण सही तरीके से हमें मान दे सकता है। यानी क्या, p बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के कुछ भी मान हो सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 4 के अतिरिक्त p के सही मानों के समीकरण सत्य है और अद्वितीय हल होगा। यानी क्या, 4 के अतिरिक्त जितना भी मान होगा उस मान पे समीकरण का अद्वितीय हल होगा, सिर्फ p = 4 पे नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ a1/a2 b1/b2 के फॉर्म पे बैठा दिया। ये आप पहले भी सीख चुके हैं, इस रूल को हम पहले बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 16 आज का लास्ट उदाहरण होगा, इसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे हम लोग अगला वीडियो में। उदाहरण 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि k के किस मान के निम्नलिखित समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ये आपको पता होगा, अब नहीं पता है तो आप पीछे का वीडियो बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। हल करते हैं, ठीक है। इसमें a1 निकालते हैं, देखिए a1 है k, b1 निकालते हैं, b1 देखिए क्या है 3 है ना। और अगर हम लोग c1 निकाल देंगे, देखिए c1 निकालते हैं तो c1 हो जाएगा k-3। फिर a2 निकालते हैं तो 12, b2 निकालते हैं तो k, और c2 निकालते हैं तो इसमें भी k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस मान पे निकालें। हमने क्या किया, a1 b1 b2 b1 c a1 b1 c1 a2 b2 और c2 निकाल दिया। अब बोल रहा है कि क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, लिख देंगे चूँकि समीकरण के, देखिए यहाँ एक चीज़ और दिक्कत है कि आप कहेंगे सर यहाँ माइनस था तो माइनस कहाँ गायब कर दिए, तो ले लेते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे कहाँ गायब हो जाएगा वो। चूँकि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये होना चाहिए कंडीशन फॉलो। तो a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू k है, b1 का वैल्यू कितना है 12 है, a2 का वैल्यू 12 है, b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू k है, c1 का वैल्यू -k-3 है और c2 का वैल्यू -k। देखिए यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत, तो हम अभी काट देते हैं, ठीक। तो बच क्या गया, k/12 बराबर 3/k बराबर k-3/k। देखिए इसको 3 भाग मान लेते हैं, a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, बराबर के बराबर बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है। तो
तो हम तीनों को तो एक साथ हल नहीं कर सकते हैं, तो हम ये दोनों को एक साथ हल करते हैं, या फिर ये दोनों जिसको मन करे एक साथ दो को हल कीजिए। तो ए और बी भाग से चलते हैं, हमें के का मान चाहिए। देखेंगे भाग ए एवं बी से के बटा 12 बाय 3 बटा के। ठीक है, ए और बी यही है। के और के गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, के स्क्वायर हो जाएगा और 12 3 36। ठीक है, के बराबर √36, के बराबर 6 गुना 6, के बराबर 6। तो 6 हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, यानी -6 भी हो सकता है और +6 भी हो सकता है। ठीक है, भाग बी और सी से चलते हैं आगे हम लोग। भाग बी एवं सी से बी क्या है, बी है 3/k और सी क्या है, तो k - 3 बटा k। हमने माइनस पहले काट दिया था तो हो जाएगा, अगर हम लोग गुना करना शुरू कर दें तो हो जाएगा 3k बराबर k² - 3k, 3k + 3k बराबर k²। तो हो जाएगा 6k बराबर k²। इस साइड ले आएंगे बराबर के इसको, तो क्या हो जाएगा, k² - 6k बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, k कॉमन ले लेते हैं तो k - 6 बराबर 0। k का वैल्यू एक बार 0 तो 0 आ जाएगा। देखिए जब k बराबर 0, 0 वैल्यू k का, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और एक बार k - 6 बराबर 0, इसलिए k बराबर 0, और जब k - 6 बराबर 0 तो k बराबर 6। तो इस प्रकार क्या पता चला हमें कि k का वैल्यू कितना आया, तो 6 आया। ठीक है, देखिए k - 6 बराबर 0, k बराबर 6, तो इस तरह क्या पता चला हमें, तो k का वैल्यू 6 आया, तो k बराबर 6 आया। लिखेंगे अतः इस समीकरण का k बराबर 6 मान पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये तो हमने लिखा, लेकिन एक चीज़ और हमें दिखाई दिया कि हमें दिखाई क्या दिया कि 0 भी जब वैल्यू आ रहा था हमारे पास, देखिए 0 के भी मान पर यह हम हल हो सकता है और -6 पर भी हो सकता है। तो और करके लिख सकते हैं 0 -6 और +6 पर भी यह सत्य होगा। ठीक है, या संतुष्ट होगा, सत्य या संतुष्ट होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ब्रजगुण विधि सीखा, आगे के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज या क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई जारी रखें इस लॉकडाउन में।